का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इससे हम लोग 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं 2 क्लास में। 40-40 करके हम लोग 80 प्रश्न प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 81 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को। ठीक है, 120 तक के प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक शुरू से आप लोग नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मद्रास। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल में, जो बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। ये नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यहाँ सन पूछ रहा है कि किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा 1885। यहाँ आपको फिल करना पड़ेगा 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस सन में? 1793 ईस्वी में, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया था। किसने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया गया, जिसमें भूमि मालिकों, जो कि जमींदार थे, और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। प्रश्न नंबर 83 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। ये आसान सा सवाल है। उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी, रचना की थी। ठीक है, मूल शंकर, जिनका नाम है स्वामी दयानंद, इनका जन्म होता है 1824 ईस्वी में गुजरात में। मौर्य रियासत के निवासी एक ब्राह्मण के कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है।
इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पाखंड खंडन है, वेद भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मंत्र का खंडन है, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन है। जिसमें हमेशा पूछे जाने वाली जो रचना है उनकी सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, S.N. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। तो इसका सन भी याद रखिएगा और स्थान भी याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ठीक है। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। ठीक है। रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि जितनी सारी पत्रिकाएं थी उन सबको बंद करने के लिए आदेश दे दिया गया था जो कि अंग्रेजी में नहीं थी। ठीक है। इसीलिए ये इसको बंद करना पड़ा। लेकिन एक पत्रिका का नाम आता है केसरी। ठीक है। केसरी वही एक पत्रिका है जो बंद नहीं हुई। ठीक है। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। अगला प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उत्तर हो जाएगा लीडर। ये लीडर जो अखबार है मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का विचार करते थे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। आपका उत्तर हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। ये जो उदार रजवाड़े हैं ये नहीं आएगा। ठीक है। उदार रजवाड़े ये नहीं आएगा। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रश्न नंबर 87 है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, देखिए कितने नाम यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद से एक और है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। यहाँ आप लोगों को 6 नाम दिख रहे हैं। ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे?
तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा आपका 1828। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं उत्तर नहीं दिया है, तो ये डिलीट प्रश्न है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई? तो 1828 ईस्वी में, यानी आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंक ने घोषित किया सती को गैर कानूनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। तो सबसे पहले बंगाल में हुआ, उसके बाद बम्बई और मद्रास में हुआ। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था को 1869 ईस्वी में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना। ठीक है, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को जाति प्रथा का विरोध करना। ठीक है, उसके बाद से स्त्री पुरुष की विवाह की आयु, कम उम्र में बाल विवाह हो जाता था, इसलिए उसके आयु में वृद्धि की गई। फिर दे रहा है तीसरा नंबर की विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। जब विधवा हो जाती थी तो उसकी शादी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर विधवा विवाह शुरू किया गया और स्त्री को शिक्षा देना स्टार्ट किया गया। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रश्न नंबर 93 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जिनकी समय सीमा है 1862 से 1902, इनको है। ठीक है, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्हें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भाषा की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों तथा शोषण पर धर्म की चुप्पी से
बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो ये कोटेशन थोड़ा याद रखिएगा, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो अभी आप लोग ऊपर चर्चा किए हैं, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की? तो 1897 में की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद 1868 में जन्म होता है, 1902 तक इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद से उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। प्रश्न नंबर 96, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की है? तो उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का एक और नाम क्या है? मूल शंकर, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1870 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इनके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, नाम रखिएगा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, जिसका जो 1872 की है। एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
आगे दिया है प्रश्न 98 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 99 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। ठीक है, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1872 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की थी। वे वर्ष 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 102 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, उनका क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। ये नाम याद रखिएगा, रमाबाई रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज, सबसे पहले प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? उसके बाद से यंग इंडिया, उसके बाद लोकहितवादी, फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आपको उस ऑप्शन में देखना है जहाँ एकदम क्रम वाइज हो। ठीक है, आत्मारंग पुराण, नौरोजी फुरदोंजी। यहाँ ऑप्शन में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन। आत्मारंग पांडुरंग पुराण। ठीक है, प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग पुराण, उसके बाद से यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। एक ही ऑप्शन में है यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 नंबर पे यंग इंडिया है, यहाँ 2 नंबर पर गांधी जी हैं, यहाँ 2 नंबर पर आत्मारंग पांडुरंग है, यहाँ 2 नंबर पर ज्योतिबा फूले हैं, यहाँ 2 नंबर पर आत्मारंग पांडुरंग है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक
गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य फारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदे-उसन सभा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 104 है नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण कब पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास जिससे कृषकों की भूमिका गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है 106। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। पासी इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है। प्रश्न नंबर 107 है स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाने लगा। किनको? स्वामी सहजानंद को। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसान के साथ जुड़े थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 110 नंबर प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ
युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य जो कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी के अध्यक्ष की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से लेकर 1765 ईस्वी तक। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, जो कि 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से लेकर 1935 ईस्वी तक। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने इस प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसको समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और जिन निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से ठीक है, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सनह सनह विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे, कौन कौन थे? हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी तथा भरतपुर। ठीक है, आगे है दौलत राम सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ
की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 113 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, किस सन में किया गया? 1877 ईस्वी में। ठीक है, 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिट्टन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरसी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। इस कोटेशन से इसकी तुलना की है। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तायबजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 28 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बीड जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 117 है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। 118 नंबर प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, द्वितीय भारतीय थे। ठीक है, इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। अगला प्रश्न है 119 नंबर, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते थे। प्रश्न नंबर 120 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1884 में। 1884 में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में 1884 नहीं दिया है तो इस प्रश्न को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 120 प्रश्न
20 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया और आगे वाली क्लास में हम लोग 121 से आगे वाली प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।